नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व का अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा, फैक्ट्स और अन्य चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सो दोस्तों आज हमारे जो वीडियो लेक्चर है वो एक प्रकार से रिवीजन सीरीज़ के रूप में हमने लॉन्च किए हैं ताकि हमें फटाफट हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे की इम्पोर्टेंट एरिया हमें पता चल जाए। ठीक है, सो दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम आज के लेक्चर में उन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के संबंधित हमें एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा जिसे हम दोस्तों मेव प्रोग्राम कहते हैं। क्या दोस्तों? मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये दोस्तों मेन एंड बायोस्फीयर के बारे में एक प्रोग्राम है 1971 में लॉन्च किया गया। दोस्तों ये क्या है, हमें मान्यता प्राप्त एक अंतर सरकारी कार्यक्रम देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि पूछा जाए कि मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का एक एनजीओ, एक गैर अंतर सरकारी कार्यक्रम है, दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ये हमारा अंतर सरकारी हमें देखने को मिला इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन से इसके फोकस एरिया से, दोस्तों इसका फोकस एरिया है हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों ये मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो मेव का जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य है हार्मनी मतलब एक सही सामंजस्य बिठाना मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, हाउ टू लिव विद द लिविंग वर्ल्ड। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि हमें लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारे जीव जंतु, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन सबके साथ किस तरह से हमें रहना है इसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। तो इसका एक उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा हाउ टू लिव विथ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड के साथ हमें कैसे रहना है इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। और क्या है दोस्तों, इसमें हम स्थलीय, तटीय, समुद्री आदि क्षेत्रों के संरक्षण करने की बात हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें क्या दोस्तों मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत हमें चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हो, चाहे तटीय क्षेत्र हो, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, हमें हर प्रकार के क्षेत्रों का संरक्षण करना है और हर प्रकार के क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरा एंड फोना का संरक्षण करना। तो जितना भी हमारा जंतु जगत और पादप जगत है दोस्तों, इनका संरक्षण करना हमारा मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, एक है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सीख भी है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसी से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सीख भी लेनी है। तो ये भी क्या दोस्तों हमारा मेप का प्रोग्राम का प्रमुख आएंगे। रिच बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। सो दोस्तों मेप के अंदर हम देखेंगे कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी है और हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है दोनों का ही हमें संरक्षण करना है। सो दोस्तों यदि एग्जाम में एमसीक्यू करके एमसीक्यू बना दिया जाए कि मेप प्रोग्राम के अंदर हम केवल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, दोस्तों इसके अंदर हम क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब वहाँ के जो रहने वाले परंपरागत निवासी हैं उनका कल्चर, उनका जीवन, उनकी जीवनचर्या, उनका रहन सहन, इनको भी हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मे प्रोग्राम के अंतर्गत इसके अंदर दोस्तों हमें मे प्रोग्राम में ये ध्यान रखना है कि जो स्थानीय समुदाय हैं और क्या है सभी हितधारक उस क्षेत्र के, इन सभी को प्लानिंग मैनेजमेंट में शामिल किया गया। तो प्लानिंग और मैनेजमेंट में क्या दोस्तों शामिल किया गया है। सो दोस्तों स्थानीय समुदायों को प्लानिंग के अंदर और मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन के अंदर भी क्या है दोस्तों इन सभी को क्या है सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा मे प्रोग्राम की दिशा निर्देश या में प्रोग्राम के तत्वाधान में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को दोस्तों यदि बात करें तो नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो दोस्तों ये यदि पूछते जाए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको कौन नॉमिनेट करती है, तो दोस्तों इस ये शक्ति किसके पास है, नेशनल गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट के नॉट नॉमिनेट, राइट। तो हमें याद रखना दोस्तों कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। लेकिन जब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की तो नेशनल पार्क को क्या दोस्तों नॉमिनेट कर सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और दोस्तों यदि नेशनल पार्क की यदि बात करें तो नेशनल पार्क की यदि सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से इस जो राज्य की विधायिका है वहाँ से एक संकल्प या प्रस्ताव पारित करवाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेप क्या है। मेप क्या है दोस्तों, हमारा जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है मेव इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिलिंग। तो मेव के अंदर क्या दोस्तों मेव आईसीसी देखने को मिलेगा। क्या देखो दोस्तों देखने को मिलेगा हमें मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आईसीसी। तो ये हमें एक संस्था देखने को मिलेगी, इसका नाम है मेव इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिलिंग, कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। ठीक है, तो ये काउंसिल हमें देखने को मिलेगी मेव के अंदर जिसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। और यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है यही क्या है दोस्तों कि वो कोई सा एरिया, किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वो
मैप के अंदर शामिल करेगा या नहीं करेगा, ये डायरेक्टर जनरल का दोस्तों लास्ट निर्णय लेने का काम करता है। तो ये दोस्तों हमने देखा मैप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व के हमें 3 क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों की यदि बात करें तो वो हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे उसको जरा हम नज़र डालते हैं। एक तो मिलेगा सबसे बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया की यदि बात करें दोस्तों, तो ठीक है, कोर एरिया की यदि बात करें दोस्तों, इसके अंदर हम केवल अनुसंधान वाले कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो कोर एरिया है उसके अंदर केवल और केवल हम अनुसंधान वाले कार्य कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि नेशनल पार्क के अंदर भी हम किसी कोर एरिया को संगठित कर क्या है नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे दोस्तों कोर एरिया के बाद हम बात करेंगे बफर जोन के बारे में। ठीक है, तो बफर जोन की यदि बात करें दोस्तों, तो बफर जोन के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अंदर हम सीमित पर्यटन कर सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान कर सकते हैं, शिक्षण कार्यक्रम को चला सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जो बफर जोन है उसके अंदर हम सीमित पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षण संबंधी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा दोस्तों हमारा ट्रांजिशनल जोन। तो नेक्स्ट क्या दोस्तों हमारा ट्रांजिशनल जोन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का तीसरा क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों क्या है हम सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, तो यस दोस्तों यहाँ पर कोर एरिया में हम वो सॉरी ट्रांजिशनल जोन में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर मनुष्यों की बसावट हो सकती है क्या, तो यस दोस्तों यहाँ पर मनुष्यों का सेटलमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन सेटलमेंट भी हमें ट्रांजिशनल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है और रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो सकती है, पुनर्स्थापन एक्टिविटी भी दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमें 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे, एक कोर एरिया, एक बफर जोन और एक ट्रांजिशनल जोन। यदि हम बात करें कोर एरिया की, तो कोर एरिया में केवल क्या है दोस्तों हम रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हैं। वही हम बात करेंगे बफर जोन की, तो बफर जोन में क्या है दोस्तों हमें सीमित पर्यटन देखने को मिलेगा कंट्रोल्ड मैनर में, है ना। ठीक है, वहाँ पर रिसर्च रिलेटेड हम काम कर सकते हैं और एजुकेशन रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बफर जोन हो गया। अब बात करेंगे ट्रांजिशनल जोन की, तो ट्रांजिशनल जोन में क्या दोस्तों हम सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या दोस्तों सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को इस्टेब्लिश कर ह्यूमन सेटलमेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, साथ के साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, हमको याद रखना है कि हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर हमें क्या है 3 जोन देखने को मिलेंगे। एक तो कोर जोन देखने को मिलेगा, फिर बफर जोन देखने को मिलेगा और फिर एक ट्रांजिशनल जोन देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है कि हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 जोन। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से हमें प्रमुख क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्राइटेरिया की बात की जा रही है कि किन क्राइटेरिया के अनुसार हम किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया यदि हम बात करें दोस्तों, ये बता रहा है कि प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से न्यूनतम हो। तो दोस्तों इसमें बताया रहा है कि जो है प्रकृति की जो प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से न्यूनतम अशांत क्षेत्र मिनिमली डिस्टर्ब एरिया हमें देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा क्षेत्र हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेंगे जहाँ पर क्या है वो प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से क्या है वो अशांत क्षेत्र बहुत कम है। न्यूनतम मतलब दोस्तों वहाँ पर क्या है बहुत कम अशांत क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वहाँ पर हमें एक स्टेबल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो उस एरिया को हम क्या दोस्तों करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है कि उसका जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम डिस्टर्ब एरिया को हम क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेंगे, जो कि गलत होगा। हम बात करेंगे नाम मात्र का डिस्टर्बेंसन जहाँ पर होगा वहाँ पर हम उससे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेंगे। दूसरा है संपूर्ण क्षेत्र जैव भौगोलिक इकाई हो के रूप में स्थापित हो। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो पूरी की पूरा जो एरिया है अपने आप में एक बायो जियोग्राफिक यूनिट होनी चाहिए। बायो जियोग्राफिक यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर हमें सभी प्रकार के ट्रॉफिक लेवल हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि ट्रॉफिक लेवल मतलब दोस्तों हमें सबको पता होना चाहिए कि प्राथमिक में क्या है, प्राथमिक स्वपोषी हमें देखने को मिलेगा जो कि पेड़ पौधे होते हैं। फिर परपोषी देखने को मिलेगा जो कि कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर, द्वितीय कंज्यूमर, तृतीय कंज्यूमर, सर्वाहारी। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इस प्रकार से बायो जियोग्राफिक यूनिट हमें डेवलप्ड होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ठीक है,
नेक्स्ट है प्रबंधन प्राधिकरण, लोकल कम्युनिटी। इसके अंदर दोस्तों क्या है, हमें देखने को मिलेगा कि जो इसका जो प्रबंधन का जो प्राधिकरण है वो एक लोकल कम्युनिटी को भी समाहित करने को मिलेगा, ठीक है। पर इसमें है पारंपरिक आदिवासियों एवं ग्रामीण तरीकों का संरक्षण भी करना है, तो ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो पारंपरिक आदिवासी है, ग्रामीण समुदाय है, इनके तरीकों, जिनका जो जीवन जीने का जो तरीका है, लाइफ को जीवन जीने का तरीका है, इनको भी हमें संरक्षण करना है। तो ये दोस्तों क्या है, हमें कुछ प्रमुख क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। इसके आधार पर दोस्तों हम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व को हम किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेंगे, ठीक है। दोस्तों भारत की यदि बात करें तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे। तो भारत की यदि बात करें दोस्तों, तो भारत में हमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, राइट। तो भारत में क्या दोस्तों, हमें कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। यदि बात करें इन 18 में से केवल जो 12 हैं, इन 18 में से 12 को है ना हमने मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया है। तो दोस्तों यदि बात करें कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हमें कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों हमें कच्छ ऑफ रण देखने को मिलेगा। तो रण ऑफ कच्छ हमें देखने को मिलेगा। तो ये गुजरात, तो गुजरात का कच्छ का रण क्या दोस्तों, हमें सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। सबसे छोटा की यदि बात करें तो ये डिब्रू साइखोवा असम में हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें तो दोस्तों ये हमें कच्छ का रण देखने को मिलेगा, और सबसे छोटा हमें डिब्रू साइखोवा असम का देखने को मिलेगा। और डिब्रू साइखोवा क्या दोस्तों, एक नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यदि दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये दोस्तों मन्नार की खाड़ी हमें देखने को मिलेगा। तो मेप प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारे 12 के 12 हैं, उनमें मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि बात करें टोटल के बारे में, जो 18 जो भारत के अंदर हैं, तो वे उनमें से यदि बात करें तो वे हमारा रण ऑफ कच्छ का सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। और सबसे छोटा फिर हो जाएगा ये मैप के अंदर ही नोकरेक, जो कि मेघालय में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमें कौन सा देखने को मिलेगा। तो भारत की यदि बात करें दोस्तों, तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या दोस्तों, हमें भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। 18वां की यदि बात करें तो जो 18वां बायोस्फीयर रिजर्व क्या दोस्तों, क्या है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। और पन्ना क्या दोस्तों, ये एक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा, राइट है। 3 नवंबर को क्या दोस्तों, 3 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। तो दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों, ये पीसीएस टाइप की एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो 3 नवंबर को क्या दोस्तों, हम इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे हम बनाते हैं, ठीक है। तो 3 नवंबर को क्या है, हम बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाते हैं। और भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और 18वां की यदि बात करें तो पन्ना, मतलब जो लेटेस्ट है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं, सारे के सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं, उनके नाम और कहाँ पर है उनकी अवस्थिति। तो दोस्तों पहला बायोस्फीयर रिजर्व पड़ेगी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें तो ये 1986 में बना। और हमारा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो मेप का भी अंग हमें देखने को मिलेगा, तो ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना और ये मेप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेगा। यदि बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से एरिया हैं, तो नागरहोल, ठीक है, ये भी नेशनल पार्क है। बांदीपुर है, साइलेंट वैली है, ये भी नेशनल पार्क है। नीलाम्बूर है, ठीक है, नीलाम्बूर। और ये क्या है, सिरुबनी हिल्स। तो ये सिरुबनी हिल्स का एरिया भी दोस्तों क्या है, हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हमें कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ देखने को मिली, मतलब वहाँ की कौन सी जातियाँ, तो नीलगिरी ताहर और लायन टेल मकाक, मतलब जो तो शेर पूंछ वाला बंदर। ये दोस्तों दो दो चीज़ हमें वहाँ की स्थानीय या फिर विशेष जातियाँ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नीलगिरी ताहर और लायन टेल मकाओ। तो नीलगिरी ताहर और लायन टेल मकाओ दोस्तों हमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नंदा देवी। तो नंदा देवी की यदि बात करें दोस्तों, तो नंदा देवी 1988 में इसको घोषित किया बायोस्फीयर रिजर्व। ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा और ये मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। तो नंदा देवी भी क्या दोस्तों, मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कौन से एरिया में है, तो ये उत्तराखंड के पार्ट ऑफ चमेली एवं थोड़ा अन्य राज्यों में हमें देखने को, सॉरी, अन्य क्षेत्रों में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। यदि बात करें तो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज प्रमुख देखने को मिलेगी, तो हिम तेंदुआ। तो दोस्तों नंदा देवी में हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों भारत के अंदर हिम तेंदुआ पाया जाता है, राइट।
नेक्स्ट बात करेंगे कि अगला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो अगला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों नोकरेक। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में आता है। और नोकरेक भी क्या है दोस्तों, मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। और नोकरेक कहाँ पर है तो दोस्तों ये नोकरेक हमें मेघालय में देखने को मिलेगा। तो मेघालय में हमें नोकरेक देखने को मिलेगा। और नोकरेक क्या है, हमारा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। और यदि बात करें तो कौन सा जो पार्ट ऑफ गारो हिल्स है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा देखने को मिलेगा। यदि पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी विशेष प्रजाति है, तो यहाँ पर विशेष प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर रेड पांडा, लाल पांडा हमें देखने को मिलेगा। तो नोकरेक में क्या दोस्तों, हमें रेड पांडा हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम अंडमान निकोबार की, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार जो है वो 1989, ठीक, 1989 में इसे क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। और ये मैप का हिस्सा भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार का कौन सा हिस्सा, साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। तो दोस्तों जो साउदर्न, दोस्त जो सबसे दक्षिणी वाला क्षेत्र, दोस्तों हमको पता है कि जो अंडमान निकोबार है कुछ इस तरह से है। तो जो साउदर्न मोस्ट एरिया है, तो ये साउदर्न मोस्ट एरिया को बोला गया है कि जो साउदर्न मोस्ट एरिया है उसी को हमने क्या दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया, राइट। तो वही उसी को हमने घोषित किया, साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा था दोस्तों, यहाँ पे क्या है, खारे पानी के मगरमच्छ हमें विशेष रूप से प्रजाति पाई जाती है, देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें खारे पानी के मगरमच्छ क्या है दोस्तों विशेष प्रजाति हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये भी क्या है दोस्तों, हमारा मैप के अंदर समाहित है, शामिल है। और ये क्या है दोस्तों 1989 में हमें देखने को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार भी क्या है दोस्तों, हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1989 में बना और मैप के अंदर ये शामिल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो हमारा जो मराइन एरिया है, जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, उसके बीच में हमें क्या गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। यदि बात किया है दोस्तों कि यहाँ पे इसकी प्रमुख प्रजाति हमें कौन सी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर क्या है, हमें डुगोंग देखने को मिलेगी। डुगोंग क्या, हमें एक विशेष जाति देखने को मिलेगी। इसको दोस्तों हम सी काऊ भी कहते हैं, मतलब इसको हम समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। एक समुद्री गाय कहते हैं। और ये क्या है दोस्तों, एक स्तनधारी प्राणी होता है जो कि घास खाती है, तो इसलिए इसको क्या होता है, समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, डुगोंग क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। तो यस डेफिनेटली पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों मानस क्या है दोस्तों, ये नेशनल पार्क भी है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों 1989 में हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये मैप क्या है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है, ठीक है। तो ऊपर क्या दोस्तों हमने जो देखे वो मैप का हिस्सा थे, लेकिन ये हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अगली बात करेंगे दोस्तों कि मेन मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये दोस्तों हमें असम में देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ प्रमुख जिले भी देखने को मिले, जैसे कोकराझार जिला, ठीक है, कामरूप जिला, नलबरी जिला, दारांग जिला, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेंगे। यदि बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ पर हमें कौन सी स्पीसीज देखने को मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है, मानस में हमें लाल पांडा देखने को मिलेगा और गोल्डन लंगूर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें स्पीसीज याद रखनी है दोस्तों कि जो हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर हमें क्या है, जो कि असम में है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, इसके अंदर हमें रेड पेंडा, लाल पांडा और गोल्डन लंगूर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जो मानस नेशनल पार्क असम का है वो क्या है दोस्तों, मैप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सुंदरबन की। तो सुंदरबन दोस्तों ये भी 1989 में घोषित किया गया तो बायोस्फीयर रिजर्व, और ये मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कौन सी एरिया में, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों सुंदरबन जो है क्या गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा हमें देखने को मिलेगा, तो ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हमें देखने को मिलेगा हिस्सा, ठीक है। यदि बात की जाए कि सुंदरबन में हमें कौन सी प्रमुख प्रजाति देखने को मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमें रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर हमें यहाँ पर प्रमुख रूप से एक वन्यजीव प्राणी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट की यदि बात करें दोस्तों कि कोल्ड डेजर्ट क्या है, हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। ये कब दोस्तों, 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। तो दोस्तों इसके प्रमुख एरिया कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क प्रमुख एरिया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चंद्रताल एरिया, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूछा जाए कि कोल्ड डेजर्ट 2009 में कौन कौन से एरिया में कोल्ड डेजर्ट फैला हुआ है, तो ये हमें पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, चंद्रताल, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों पूछा जाए कि प्रमुख वाइल्ड लाइफ कौन सी है, तो ये दोस्तों हमें क्या है,
हिम तेंदुआ देखने को मिलेगी। तो कोल्ड डेजर्ट में क्या दोस्तों हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। कोल्ड डेजर्ट में हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। कोल्ड डेजर्ट में क्या दोस्तों हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों याद रखना है कि जो कोल्ड डेजर्ट है ये मैप का पार्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मैप। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम क्या है शेषाचलम हिल की। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो शेषाचलम हिल्स ये दोस्तों हमें क्या है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। तो शेषाचलम हिल्स है ना, शेषाचलम पहाड़ियाँ, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। लेकिन दोस्तों ये क्या है, मैप का पार्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैप का पार्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेक्स्ट क्या दोस्तों हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा क्या है, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 2011 में बना। ठीक है, और ये मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये हमारा मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। पन्ना की यदि बात करें तो इसके अंदर क्या दोस्तों, पन्ना और छतरपुर, मध्य प्रदेश के जो पन्ना और छतरपुर जिला है, वो यदि बात करें तो ये पूरा हमें देखने को मिला। तो पन्ना और छतरपुर क्या दोस्तों हमें इस बायोस्फीयर रिजर्व में प्रमुख जिले देखने को मिलेगा। यदि बात की जाए दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से वन्य जीव प्राणी है, तो इसके अंदर हम बाघ देखने को मिलेगा, चीतल देखने को मिलेगा, चिंकारा देखने को मिलेगा, स्लॉथ बियर देखने को मिलेगा, भालू देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 हमारा लेटेस्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा इधर देख लिया, तो अब बात करेंगे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें दोस्तों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में बनता है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्या दोस्तों, ये भी क्या है मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। और ये सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में हमें देखने को मिलेगा। तो सिमलीपाल क्या है दोस्तों, ये हमें इसका जिले की यदि बात की जाए तो ये मयूरभंज जिले में फैला हुआ हमें देखने को मिलेगा। और हमें याद रखना राज्य कौन सा, उड़ीसा। तो सिमलीपाल क्या दोस्तों, सिमलीपाल एक नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलेगा उड़ीसा का। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पर हमें कौन से वन्य प्राणी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें गौर पक्षी देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर और जंगली हाथी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों जो आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये 1994 में बना। ये मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा। और यदि जिला पूछे तो मयूरभंज जिले में विस्तृत है। यदि पूछ ले कौन कौन से पक्षी, तो गौर पक्षी, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी हमें सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा, तो डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में हमें देखने को मिलेगा। डिब्रू, इसमें डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिला हमें देखने को मिलेगा असम का। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों कि इसके अंदर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि इस डिब्रू साइखोवा में हमें क्या गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमने देखा था कि हमें क्या हिमालयन क्षेत्र में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी गोल्डन लंगूर हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर भी हमें गोल्डन लंगूर देखने को मिला था। इसका मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन लंगूर क्या है दोस्तों, हिमालयन क्षेत्र में भी पाया जाता है और वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्डन लंगूर क्या है, स्थानिक प्रजाति है वेस्टर्न घाट की। राइट, अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट है दिहांग या दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या है, दिहांग या दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो दिवांग या दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये 1998 में हमें देखने को मिलेगा, और ये सियांग और दिवांग वैली में हमें देखने को मिलेगा। इसका जो एरिया कौन सा है, सियांग और दिवांग वैली, और ये अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जो दिहांग और दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व है हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा 1998 में, और ये मैप का हिस्सा हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मैप। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की यदि हम बात करें तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमें 1999 में देखने को मिलेगा, और ये बायोस्फीयर रिजर्व का मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये मैप का भी पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का दोस्तों हमें मैप का पार्ट देखने को मिलेगा। यदि बात करें तो हमें कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलेंगे, तो बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि बात की जाए दोस्तों कि
यहाँ पर हमें कौन कौन से वन्य जीव या प्राणी जीव हमें देखने को मिलेंगे। तो यदि दोस्तों पूछा तो हम बताएंगे कि जो विशालकाय गिलहरी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्रेट स्क्विरल जिसको बोलते हैं, उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलेगी। तो फ्लाइंग स्क्विरल हमें भी कहाँ देखने को मिलेगी, पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। तो विशालकाय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी क्या है दोस्तों, हमें पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात की जा रही है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क क्या सन 2000 में बना, और ये सिक्किम में हमें देखने को मिलेगा और मेप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कंचनजंगा को याद रखना है। कंचनजंगा क्या है दोस्तों, हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, और ये क्या है मेप का पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी है क्या, हमें मुख्य रूप से याद रखना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरे चीज़ को हम कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सिक्किम में हमें देखने को मिलेगा और 2000 में बना, और ये मैप का पार्ट हमें मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये हमें केरल में देखने को मिलेगा, और सन 2001 में इसको बनाया गया। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सन 2001 में हमें देखने को मिलेगा, और मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट देखने को मिलेगा, सॉरी मेन एंड बायोस्फीयर, यस, ठीक है। यदि बात की जाए दोस्तों कि कौन कौन से एरिया विस्तृत है, तो ये नैयार जिले में है ना, पेपारा और सेंदुरुंद्रे है ना, सेंदुंद्रे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में हमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे, तो ये दोस्तों हमें नीलगिरी ताहार और हाथी की विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो अगस्तमलाई में दोस्तों हमें नीलगिरी ताहार और हाथी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अचनकमार अमरकंटक वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। तो अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ये मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का भी हमें पार्ट देखने को मिलेगा, तो मेप प्रोग्राम का भी हमें हिस्सा देखने को मिलेगा अचनकमार अमरकंटक। तो अचनकमार अमरकंटक क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये हमें मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी मेप प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगा। एक मिनट, सॉरी, यस दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ये कौन कौन से क्षेत्र में हमें फैला हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अनूपपुर डिंडोरी, मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो जिला है बिलासपुर, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जो जिला बिलासपुर जिला है दोस्तों, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यदि पूछा जाए कि ये अचनकमार अमरकंटक में हमें कौन से वन्य प्राणी देखने को मिलेंगे, तो बात कर सकते हैं हम चार सिंग वाला हिरण। तो चार सिंग वाला हिरण दोस्तों क्या हमें अचनकमार नेशनल पार्क अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो रन ऑफ कच्छ भी क्या दोस्तों हमें बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो रन ऑफ कच्छ क्या दोस्तों, रन ऑफ कच्छ भी क्या दोस्तों हमें बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ भी क्या बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि 2008 में है, और यहाँ पर प्रमुख रूप से जंगली गधा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों हमने पढ़ी लिए हैं। दोस्तों एक बार पूरा का पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को, कि टोटल हमारे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक बार फिर से हम इस फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीलगिरी ताहार हमें देखने को मिलेगा, लाइन टेल मकॉक देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा नंदा देवी है, नंदा देवी भी क्या है दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और मेप हमारे मेप प्रोग्राम का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे नोकरेक की। तो नोकरेक भी क्या है दोस्तों हमें मेप का पार्ट देखने को मिलेगा, और नोकरेक हमें हिमालय में, वो सॉरी मेघालय में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लाल पांडा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार का अंडमान निकोबार का जो साउथ एरिया है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और मेप का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार की। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या दोस्तों, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये मेप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर समुद्री गाय डुगोंग हमें देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार में। नेक्स्ट यदि बात करेंगे दोस्तों मानस, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व क्या दोस्तों 1989 में बना, और ये असम क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लाल पांडा और गोल्डन लंगूर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेप का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सुंदरवन के बारे में। तो सुंदरवन क्या है दोस्तों 1989 में बना, और ये मेन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हमें देखने को मिलेगा,
और पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की एक प्रमुख वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। ये मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, मेन एंड मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। और सिमलीपाल कहाँ दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा। दूसरा है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों डिब्रू साइखोवा की। डिब्रू साइखोवा क्या है दोस्तों, 1997 में बना, लेकिन ये मैप का पार्ट नहीं है। लेकिन डिब्रू साइखोवा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। तो डिब्रू साइखोवा भी क्या है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। और डिब्रू साइखोवा में दोस्तों हमें गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोस्तों हमें अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, मैप का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पचमढ़ी की। तो पचमढ़ी क्या है दोस्तों, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बैतूल नर्मदापुरम छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें विशालकाय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर विशालकाय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलेगी पचमढ़ी में, राइट। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा दोस्तों नेशनल पार्क भी हो, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या दोस्तों, बिहार में बना और ये सिक्किम में हमें देखने को मिलेगा। और ये क्या दोस्तों, मेप का पार्ट है ना, ठीक है। मेप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। अगस्तमलाया बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व केरला में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें नीलगिरी ताहार और हाथी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगस्त मल्लाह क्या दोस्तों, मेव का प्रोग्राम हमें मेव के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यस, अचन कमार अमरकंटक, अचन कमार अमरकंटक की बात करें तो अचन कमार अमरकंटक क्या दोस्तों, हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में देखने को मिलेगा। और ये हमें मेव के अंदर लिस्टेड बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 सींग वाला हिरण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में दोस्तों हमें जंगली गधा देखने को मिलेगा। रन ऑफ कच्छ में क्या दोस्तों, हमें जंगली गधा देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो कोल्ड डेजर्ट हमें कहाँ, लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। कौन सा एरिया, पिन वैली नेशनल पार्क वाला एरिया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, ये हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा हमें कोल्ड डेजर्ट में। लेकिन दोस्तों ये मैप का पार्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों है शेषाचलम हिल। तो शेषाचलम हिल दोस्तों आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी और ये मैप का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, 2011 में बना दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मैप का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या दोस्तों, बाघ, चीतल, चिंकारा, साउथ बियर और भालू हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों आज हमने सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये रिवीजन सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ आपका फास्ट रिवीजन भी हो रहा होगा। सो दोस्तों आपको हैंड रिटन पीडीएफ ये वाली चाहिए तो आप क्या है, टेलीग्राम पर क्या है दोस्तों, क्या है, टारगेट कैपिटल में यूपीएससी फिर मेंस टारगेट यूपीएससी मेन 25 लिखोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा। इस पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। सो तब तक चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब, और क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।